out again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। ठीक है, स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड थी कि सर आप हिंदी में भी चैप्टर को बनाइए, तो हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर को। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताया गया है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से समझिएगा। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो भुगतान शेष। देखो भुगतान शेष का मतलब होता क्या है। देखो भुगतान शेष का मतलब ये है, एक देश के निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा किए जाने वाले जो भी आर्थिक सौदे हैं उनका क्रमबद्ध लेखा जोखा रखना भुगतान शेष कहलाता है। अब यहाँ पे आर्थिक सौदे का मतलब क्या हुआ? आर्थिक सौदों का मतलब होता है निर्यात एवं आयात, यानी एक देश के द्वारा जो भी निर्यात या आयात किया जाता है इनका लेखा जोखा रखना भुगतान शेष कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भुगतान शेष की मदें। देखो भुगतान शेष में 4 तरह की मदों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले है दृश्य मदें। देखो दृश्य मदें वो हैं जिनमें हम वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल करते हैं। हम इसे दृश्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी न किसी पदार्थ से मिलकर के बनी होती हैं और इन्हें हम लोग टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये मदें क्या कहलाती हैं? दृश्य मदें। जबकि अदृश्य मदें क्या है? अदृश्य मदें वे हैं जिनमें सेवाओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। ये अदृश्य इसलिए कहलाती है क्योंकि ये किसी पदार्थ से मिलकर के नहीं बनी होती हैं और ना तो हम इन्हें टच कर सकते हैं, ना हम इन्हें देख सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बीमा है, बैंकिंग है, शिपमेंट है, प्रशिक्षण है, ये सारी सेवाएं जो है अदृश्य मदें कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका एक पक्षीय अंतरण। इसमें इसे हम वन साइडेड पेमेंट या वन साइडेड ट्रांसफ़र भी कहते हैं, यानी एक पक्ष के द्वारा दूसरे को तो दिया जाता है बट बदले में ज़रूरी नहीं है कि आपको भी प्राप्त हो, जैसे दान देना, उपहार देना या भेंट देना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका पूंजी अंतरण मदें। देखो पूंजी अंतरण मदें वे हैं जिसमें एक देश को होने वाली प्राप्ति और एक देश के द्वारा किए जाने वाले भुगतान को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके भुगतान शेष की मदें हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यापार शेष। देखो व्यापार शेष का संबंध केवल दृश्य मदों से है। व्यापार शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। आप कह सकते हो कि दृश्य मदों के निर्यात एवं दृश्य मदों के आयात के बीच का अंतर व्यापार शेष कहलाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात क्या कहलाता है? व्यापार शेष कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे भुगतान शेष के घटक। अगर हम यहाँ पे भुगतान शेष के घटक की बात करें तो भुगतान शेष के घटक में हम यहाँ पे चालू खाता एवं पूंजी खाता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चालू खाता। देखो चालू खाता अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो भुगतान शेष के चालू खाते के अंतर्गत हम निम्न मदों का लेखा जोखा रखते हैं, जैसे कि दृश्य मदें, अदृश्य मदें एवं एक पक्षीय अंतरण, यानी इन तीनों का लेखा जोखा रखा जाता है, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से, यानी क्रमबद्ध लेखा जोखा रखा जाता है। अब सबसे पहले हम इनके मदों की बात करते हैं। तो दृश्य मदें यानी वस्तुओं का आयात निर्यात, इसमें आप क्या शामिल करते हो? वस्तुओं का आयात निर्यात, इसलिए ये दृश्य मदें कहलाती हैं। हम इन्हें दृश्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिखाई देती हैं, इन्हें टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? दृश्य मदें। नंबर 2 है सेवाओं का आयात निर्यात यानी अदृश्य मदें। ये वे मदें हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे बीमा, बैंकिंग, प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये सेवाएं हैं और ये हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य रूप में होती हैं, तो ये अदृश्य मदें कहलाती हैं। नेक्स्ट है एक पक्षीय अंतरण। इसमें एक देश को होने वाली नहीं बल्कि एक पक्ष के द्वारा किए जाने वाले अन्य पक्षों को किए जाने वाले ट्रांसफ़र से है, हस्तांतरण से है, जिसके बदले में प्राप्ति की संभावना नहीं होती है, यानी जरूरी नहीं है कि आपको भी प्राप्त हो। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, दान देना, उपहार देना, भेंट देना, किसी को निमंत्रण देना, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजी खाता। देखो पूंजी खाता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पूंजी खाते के अंतर्गत हम उन मदों का क्रमबद्ध लेखा जोखा रखते हैं जिससे एक देश की सरकार और वहाँ पे रह रहे देश के सामान्य निवासी की संपत्ति एवं दायित्व प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो पूंजी खाते में आप इन मदों का लेखा जोखा रखते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऐसी मदें जो कि किसी देश की सरकार और वहाँ पे रह रहे देश के निवासी एवं उनकी संपत्तियों और दायित्वों को प्रभावित करते हैं, वो कहलाती हैं आपकी पूंजी खाता। ठीक है, तो पूंजी खाते में सबसे पहले मदें क्या हैं? नंबर 1 है आपका निवेश। देखो निवेश में 2 तरह के निवेश की हम बारे में बात करेंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे FDI कहते हैं, एक होता है पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वह निवेश है जिसमें एक देश के द्वारा अन्य देशों में संपत्तियों को क्रय किया जाता है जिस पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, जैसे रतन टाटा द्वारा मान लो लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदा गया, तो हमारे देश का अगर कोई बिजनेसमैन किसी अब्रॉड की किसी कंपनी को एक्वायर करता है तो ध्यान रखिएगा उनका नियंत्रण होगा। हम लोगों की तो संपत्ति बढ़ रही है जबकि उनकी संपत्तियां क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। तो ये क्या कहलाता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।
पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है? पोर्टफोलियो निवेश वह निवेश है जिसमें एक देश के निवासी द्वारा या एक देश के बड़े बिजनेसमैन के द्वारा विदेशों में किसी संपत्ति को एक्वायर तो किया जाता है, लेकिन उस पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। जैसे ए व्यक्ति द्वारा, जो देश का निवासी है, वो बी मतलब देश में किसी कंपनी के शेयर को खरीदता है, तो ये पोर्टफोलियो निवेश कहलाएगा, क्योंकि शेयर्स मतलब आप पे उसका नियंत्रण नहीं है। कल को अगर आप कोई भी फ्रॉड करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट आपके शेयर्स को फ्रीज कर देगी और चाह करके आप उसे बेच नहीं सकते, तो ये आपका होते हुए भी आपका उस पर नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऋण। ध्यान रखिएगा, ऋण एक तरह से लायबिलिटी उत्पन्न करता है। इसमें अगर इसके टाइप की बात करें तो एक होता है विदेशी, सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक ऋण की। देखो, व्यापारिक ऋण वो है जिसमें एक देश द्वारा अन्य देशों से या फिर वर्ल्ड बैंक से अपने देश के व्यापार के विस्तार उत्थान के लिए ऋण लिया जाता है। ध्यान रखिए, अगर हमारा देश अन्य देशों से ऋण लेता है तो हम लोगों की देयताएं यानी लायबिलिटीज़ उत्पन्न होती हैं, बढ़ती हैं, और हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि संपत्ति और दायित्व पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जब व्यापारिक ऋण लिया जाता है तो जो भी ओपन मार्केट में यानी चालू बाजार में ब्याज दर है, उसमें कोई भी आपको छूट या रियायत नहीं मिलती है। अगला है सहायता के रूप में उधार। देखो, एक देश द्वारा अन्य देशों से यदि सहायता के रूप में ऋण प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो भी ओपन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे संबंधित आपको रिबेट या डिस्काउंट आपको मिलता है। लेकिन सहायता के रूप में भी यदि आपको ऋण प्राप्त हो रहा है तो वो भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी उत्पन्न करेगा, यानी वो आपकी देयताएं उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है गैर निवासियों की जमाएं। देखो, एक देश द्वारा यदि अन्य देशों में कुछ जमाओं को जमा किया जाता है तो वो जमाएं उस देश के लिए क्या होती है, संपत्ति का कार्य करती हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश का पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो स्विस बैंक मतलब इन द सेंस कि हमारे देश का जो बहुत बड़ा अमाउंट है वो स्विस बैंक में पड़ा है और अन्य देशों का पैसा भी स्विस बैंक में पड़ा है। ठीक है, तो स्विस बैंक की जो पॉलिसी है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, वो अपने अकाउंट्स होल्डर की जो डिटेल्स हैं उनको शेयर नहीं करते हैं। दैट्स वाई लोगों को लगता है कि यहाँ पे पैसा हमारा सेफ और प्रोटेक्ट है, तो इसलिए वो वहाँ पे पैसा जमा करके रखते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि स्विस बैंक हमारे देश के लोगों का पैसा और अन्य देशों के लोगों का पैसा अपने पास डिपॉजिट करता है और वो उस पैसे से अपनी खुद की इनकम जनरेट करता है, क्योंकि वो उसी पैसे को अन्य देशों को या अन्य लोगों को ऋण देता है और वहाँ से वो पैसा अर्जित करता है। तो आप सोचिए, स्विस बैंक में जो पैसा जमा है वो उसके लिए संपत्ति का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि संपत्ति प्रभावित होती है। नेक्स्ट हम कुछ और टॉपिक की बात करते हैं, भुगतान शेष की। भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या अंतर है? देखो, पहला अंतर तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। भुगतान शेष में का संबंध एक देश के निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा क्रमबद्ध लेखे जोखे से है, सभी तरह के आर्थिक सौदों के क्रमबद्ध लेखे जोखे से। जबकि व्यापार शेष का संबंध केवल दृश्य मदों से है, इसमें दृश्य मदों से संबंधित आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। नंबर 2 अगर हम बात करें भुगतान से, इसमें दृश्य मदें, अदृश्य मदें, एक पक्षीय अंतरण और पूंजी अंतरण मदों को शामिल किया जाता है, जबकि इसमें केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। ठीक है, नंबर 3 है व्यापार शेष। ध्यान रखिएगा, प्रतिकूल यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि भुगतान शेष अधिकांशतः वह पॉजिटिव ही रहता है यानी अनुकूल ही रहता है। ठीक है, और एक और इसका फॉर्मूला भी बन सकता है, भुगतान शेष में दृश्य मदों का शेष प्लस अदृश्य मदों का शेष प्लस एक पक्षीय अंतरण और प्लस आपका पूंजी अंतरण, इनको शामिल किया जाता है। जबकि व्यापार से इसका संबंध दृश्य मदों के निर्यात माइनस दृश्य मदों के आयात से है। तो यहाँ पे ये 4 डिफरेंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं भुगतान शेष की स्वायत्त मदें व स्वप्रेरित मदें। देखो, भुगतान शेष की स्वायत्त मदें क्या हैं? ये वे मदें हैं, ये वे लेन देन हैं जिनका संबंध केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, और स्वप्रेरित मदें वे मदें होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। नंबर 2 है भुगतान शेष की स्वायत्त मदों के कारण भुगतान शेष में असंतुलन पैदा होता है, जबकि स्वप्रेरित मदें भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने के लिए की जाती हैं। भुगतान शेष की स्वायत्त मदों का एक और डिफरेंस ये है, इसमें देश की सीमा रेखा के पार लेन देन किए जाते हैं, जबकि इसमें सीमा रेखा के अंदर ही लेन देन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संतुलित भुगतान शेष। देखो, संतुलित भुगतान शेष का मतलब ये है, यदि एक देश को होने वाली प्राप्ति और एक देश के द्वारा किए जाने वाला भुगतान दोनों एक दूसरे के बराबर होता है तो वो भुगतान शेष संतुलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर आयात और निर्यात दोनों एक दूसरे के बराबर हों, प्राप्तियां और भुगतान दोनों एक दूसरे के बराबर हों, तो भुगतान शेष में संतुलन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका भुगतान शेष में असंतुलन। देखो, भुगतान शेष में असंतुलन कब होता है? यदि देश के द्वारा किए जाने वाला आयात और निर्यात दोनों बराबर नहीं है, प्राप्तियां और भुगतान दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो वह असंतुलन कहलाता है। अगर इसके प्रकार की बात करूं तो एक होता है आपका बचत का भुगतान शेष। इस स्थिति में देश की प्राप्तियां उनके भुगतान से यानी व्ययों से अधिक होती हैं। ठीक है, यदि प्राप्ति अधिक हो और व्यय कम, ठीक है,
तो ये स्थिति कहलाती है बचत का भुगतान से। और घाटे का भुगतान से कब होता है? ठीक इसके विपरीत, यदि देश के द्वारा किए जाने वाला भुगतान उनकी प्राप्तियों से अधिक है, यानी हम लोग व्यय ज़्यादा कर रहे हैं जबकि प्राप्तियां कम हैं, तो ये कहलाता है आपका घाटे का भुगतान से। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने सभी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। आप लोग इसे ज़रूर ग्रैब कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको इस तरह की जो भी रिलेटेड कंटेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसका बेनिफिट ले सकें। और इसको और लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।